हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ और मेरी मेन सी रैंक 34,000 है और मैं क्या सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे अभी, तो वो हमारे चैप्टर का नाम है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 to 38 सॉल्व करेंगे। और हमें क्या है कि ये जो चैप्टर है काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको एक आंसर समझने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। सो हियर वी गो विद द 8.20 क्वेश्चन। तो हमारे को जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है कि कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, एंड थर्ड हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट और फोर्थ हो गया केमिकल रिएक्टिविटी। तो हमें जैसा पढ़े थे कि एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं। वो दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज, मतलब लैंथेनॉइड्स जो एलिमेंट होते हैं सारे उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है और एक्टिनॉइड में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, पर इन दोनों के ग्रुप में कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो हमें वो पूछा जा रहा है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोर्थ केमिकल रिएक्टिविटी। इन चारों चीजों में कुछ डिफरेंस आते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, तो फर्स्ट समझाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट देखो लैंथेनॉइड का, तो लैंथेनॉइड जो होता है वो 4F सीरीज का आता है, बिलोंग करता है, और एक्टिनॉइड जो है तुम्हारा 5F सीरीज का होता है। तो ये 4F और 5F, ठीक है। तो तुम जैसे देख रहे हो यहाँ पे लैंथेनॉइड 4F है, एक्टिनॉइड 5F सीरीज को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लैंथेनॉइड्स की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लैंथेनॉइड की, वो हमारी फॉलो करती है लाइक एक्जी एफ 4F, ठीक है। एक्जी 4F 1 to 4, 5D 0 to 1 और 6S2। क्या है हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन? Xc 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, ठीक है, और 6X2, ठीक है। तो ये हमारी लैंथेनॉइड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। वहीं एट द सिमिलर वे एक्टिनॉइड की जो होती है उसमें 5F सीरीज आती है। 5F सीरीज आती है तो विडियन, ठीक है, 5F 0 से 14, 6D 0 से 1 और 7S2। ठीक है, तो ये तुम्हारी लैंथेनॉइड की एक बेसिक वो हो गई, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि ये 4S सीरीज से बिलोंग करते हैं लैंथेनॉइड्स, और एक्टिनॉइड्स हमारी, ये एक्टिनॉइड्स है और ये लैंथेनॉइड्स है। तो लैंथेनॉइड 4S सीरीज और एक्टिनॉइड 5 सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमारा ये एक मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है। सेकेंडली हम देखते हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि लैंथेनॉइड लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जब हम लोग ग्रुप में राइट से लेफ्ट जाते हैं तो उनकी साइज जो होती है वो डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो हम लोग का ऐसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है, तो हम क्या है कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड 6D और 7D वाले हैं ना। मतलब ऐसे तो आप बोलोगे 6D और 7D है, बट एक्चुअली वो सिक्स ग्रुप में है और सेवेंथ ग्रुप में है। सिक्स ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप, तो वो हो गए हमारे एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड। ठीक है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, ठीक है, डी नहीं होगा एक्चुअली, सिक्स ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप है। तो क्या है ना कि जो ये हमारा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसके कारण हमारा क्या होता है कि साइज काफी डिक्रीज करता है। और मोस्टली मतलब ऐसा है कि एक सिमिलर ट्रेंड ये है कि दोनों लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज दोनों की डिक्रीज करती है। और हमें क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि सिक्स और सेवन्थ की जो साइज है ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि इनमें ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं आ पाता लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, both lanthanoids and actinoids show decrease in size of their atoms or ions in +3 oxidation state as we go from left to right। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने में वो उनकी साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, और इन लैंथेनॉइड ये डिक्रीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। whereas in actinoids it is called actinoid contraction। तो दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण पुअर शील्डिंग होती है 4F और 5F सीरीज में। ठीक है, थर्ड हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि जो हम लोग का लैंथेनॉइड है
लैंथेनॉइड जो होता है वो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन से जनरली दिखाता है, उसमें भी हमारा +3 वो ज्यादा दिखाता है। वही एक्टिनॉइड है वो हमारा +3 +4 +5 और +6 और +7 की स्टेट दिखाता है, ठीक है। और उसमें जो हमारा जो होता है ना, हमारा शायद इसमें +4, शायद हाँ +4 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो लार्ज एनर्जी गैप होता है दोनों की, देखो जो 4F है, 4F 5D 6S, तो इनके बीच ना लार्ज एनर्जी गैप होता है, ठीक है। और जो 5F 6D और 7S, इनमें होता है लेस एनर्जी गैप, इसमें लेस एनर्जी गैप होता है, इसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है। लार्ज सॉरी, लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण क्या एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस ये होती है कि जो लार्ज एनर्जी गैप है उसके कारण जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जैसे एलिमेंट्स है तुम्हारे, लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण ये लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ये लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और यहाँ पे हाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप। क्योंकि तुम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तुम्हारा कोई अगर तुम्हारा कोई डी ग्रुप का मेंबर है, वो डी ग्रुप में अगर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक T2G से Eg जा रहा है या फिर T2G से T2G जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम, मतलब वैसे चेंज होता है, ठीक है। लाइक तुम ऐसे देखो, एक ग्रुप है तुम्हारा, ये तुम्हारा दो और बनाते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा बस वही रहेगा, ये गलती से एक ही रहेगा तो ये हटा दो, ठीक है। ये 4S2 है, और ये तुम्हारा ये 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 यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा एम्प्टी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए, और इसमें मान लो ये दो हैं, ठीक है, इनमें दो हैं, तो इसको जो स्टेबिलिटी पाने के लिए ना, ये हम करते हैं, तो इससे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि अगर एनर्जी गैप इन दोनों के बीच से कम होगा ना, तो ये तुम्हारी ये सब चीजें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट का देख लिया। अब केमिकल रिएक्टिविटी पे आते हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, अर्लियर मेंबर्स ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम बट इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बढ़ते ही वो मोर लाइक एल्यूमिनियम बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज देखो कि लैंथेनॉइड जो यहाँ पे है ना, इनिशियली काफी एक्टिव होते हैं, इनिशियल वाले काफी एक्टिव होते हैं, काफी रिएक्शन पार्ट करते हैं, बट फर्दर एक्ट एज एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा समझो कि जो लैंथेनॉइड के स्टार्टिंग वाले हैं ना, थोड़े से वो मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं इन कंपैरिजन टू लेटर वंस। और इस कारण से क्या होता है कि तुम सिमिलरली उसको एक्टिनॉइड से देखो, तो एक्टिनॉइड काफी रिएक्टिव होते हैं इन केस, और वो मतलब एक्टिनॉइड होते हैं वो कुछ ऐसा समझो कि मतलब हर एक एलिमेंट उससे काफी रिएक्टिव होता है, और वो कोई वैसा नहीं है कि वो आगे जाने पे कुछ वो दूसरे एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये एक डिफरेंस आती है इन दोनों में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, द मेटल कंबाइंड विद द हाइड्रोजन जनरली हीटेड इन द गैस कार्बाइड। देखो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, मेटल कंबाइंड विद हाइड्रोजन व्हेन जनरली हीटेड इन गैस, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मेटल है ना वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं लैंथेनियम में, मतलब एल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, Ln, H, ठीक है। तो ये होता है, ये पॉसिबल है, ठीक है यहाँ पे। और तुम यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ऊपर से कार्बाइड्स फॉर्म करता है, मतलब कार्बाइड्स भी हम कार्बन के साथ भी बनता है, लाइक Ln3C है, Ln2C3 है, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट से फॉर्म करता है व्हेन हीटेड विद कार्बन, ठीक है। और वो हाइड्रोजन भी लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड में एंड बर्न इन हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स, ठीक है। हैलोजन के साथ भी बर्न करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटी, ये सब के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स बनाने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है लैंथेनॉइड की, देख सकते हो। और एंड में तुम वहां पे देख सकते हो कि वो ऑक्साइड भी बना रहे हैं और वो हाइड्रो ऑक्साइड भी बना रहे हैं। तो बेसिकली पूरी ये मेटल की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, ठीक है, पूरी मेटल की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, लास्ट में जाके थोड़ी सी एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम भी मेटल है, पर वो काफी कम रिएक्टिव है। मतलब तुम जैसे जानते हो कि बस एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक मतलब ये ऑक्साइड बन जाता है। और इसका ये क्या है, ये ऑक्साइड ना काफी मतलब लेस रिएक्टिव है, और एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड काम करता है एल्यूमिनियम के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया फिर एक्टिनोइड्स, ये एक्टिनोइड्स हमारा ना हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब भी वो स्पेशली वो फाइनली डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है, जैसे द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। तो ये भी ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म करता है। और कॉम्बिनेशन विथ मोस्ट नॉन मेटल टेक प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे वो नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, वेयर एज तुम अगर देखो कि HCl अटैक्स ऑल मेटल पोस्ट मोड बट आर मोस्टली मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड ओइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑक्साइड लेयर जैसे बनता है, वैसे यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, बट वो मतलब हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ ही ये चीज होती है। ठीक है, और फिर इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कलाइज हैव नो एक्शन। ठीक है, एंटीनॉइड्स का अल्कलाइज का कोई एक्शन नहीं होता। मतलब बेसिक जैसे हो गया हमारे NaOH, ये सब अल्कलाइज है अपने, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता एक्टिनॉइड्स पे। ठीक है, एक्टिनॉइड्स होता है ना आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज एंड लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक्टिनॉइड्स क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है लैंथेनॉइड्स से ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज। ज्यादा बड़े एटॉमिक साइज होने के कारण एक्टिनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होता है लैंथेनॉइड से। तो मतलब बेसिक तुम केमिकल रिएक्टिविटी में यही जानोगे कि एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो अब हम चलते 8.21 क्वेश्चन पे। तो 8.21 क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। मतलब तुम कैसे इस बताओगे ये चीजों को। Of the D4 species, chromium 2 plus is strongly reducing while manganese 3 plus is strongly oxidizing. ठीक है, सेकंड बोला cobalt 2 is stable in aqueous solution but in presence of complex reagent it easily deoxidized. The D1 configuration is very unstable in ions. ठीक है, तो फर्स्ट हम डालते हैं डी फोर स्पीसीज में क्रोमियम 2 प्लस। तो क्रोमियम 2 प्लस का क्या होगा कि वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा। देखो, क्रोमियम D2 प्लस का स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, मतलब मैं इसका डी सबसेल बना रहा हूँ, तो डी सबसेल में क्या होगा। ठीक है, तो क्रोमियम 2 प्लस, तो उसमें हमारे डी में जैसे पहले 5 से तो D3 हो गया, हाँ D4 हो गया। ठीक है, और 4s2 वाले में 4s0 हो गया। तो उसका स्ट्रक्चर ये है क्रोमियम 2 प्लस का। सिमिलरली मैग्नीस 3। ठीक है, मैग्नीस 3 प्लस Mn3 प्लस, तो Mn3 प्लस का भी D4 है। 4s2 D5। ठीक है, तो उसका -3 प्लस का भी सेम स्ट्रक्चर है। वैसे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, हमें ये चीज पता है, बट तुम अगर इस चीज को देखो, तुम इस चीज से इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने जो ये तुम्हें बस इतने के लिए बताया कि हर चीज को सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है। ठीक है, मतलब एक फिक्स तरीका होता है और एक अलग तरीका होता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस तुम ऐसे होंगे ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे तो तुम उसको मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन होंगे वो तुमको फिक्स उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप की क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि E0 वैल्यू जो तुम्हारा क्रोमियम 3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है, वो निगेटिव होता है -0.14 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तुम ये चीज देख रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सिमिलरली तुम E0 देखो Mn3 का Mn2 प्लस के लिए, वो हो रहा है पॉजिटिव 1.57 वोल्ट। ठीक है, तो तुम यहाँ से क्या इन्फर कर सकते हो, मैंने जैसे बताया था पहले भी जब हम थ्योरी क्लासेस कर रहे थे, कि जितना अगर वो निगेटिव होगा उतना वो ज्यादा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग के लिए जाएगा। ठीक है, वो उतना ही उसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। वेयर एज तुम 1.57 वोल्ट देख रहे हो, Mn3 से Mn2 प्लस जाएगा, तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस जा रहा है। एक्चुअली Mn3 प्लस मतलब Mn तुम्हारा ऑलरेडी स्टेबल है, और Mn2 प्लस आने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगी है। तो Mn3 से Mn2 प्लस जाएगा तो उसको वापस उतनी ही एनर्जी लगेगी। मोर ओवर, ये तुम्हारी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर को और ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर से वापस स्टेबल ला रहे हो ना, तो तुमको एनर्जी लगेगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है हेंस क्रोमियम 2 प्लस आयन इजिली अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गेट Cr3 प्लस आयन एंड देयरफॉर act as a strong reducing agent, whereas Mn3 plus can easily undergo reduction to give Mn2 plus, hence an act as an oxidizing agent। ठीक है, तो यहीं पे वही एक ही चीज लिख रही है कि ये 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 रिएक्शन होने के लिए क्या बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग होगा क्योंकि ये निगेटिव है, और ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये
पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव और निगेटिव का क्या इन्फो करना है कि Mn3 से Mn2 प्लस जाएगा, और ये Cr2 प्लस से Cr3 प्लस जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको अच्छा है वहां पे Cr3 प्लस में, उसको ज्यादा बेटर मिलेगा इंस्टेड ऑफ Cr2 प्लस, ठीक है। क्योंकि तुम एक तरीके से वो स्टेबिलिटी मैटर्स कर सकती है D3, ठीक है। तो ये तुम्हारा है, ठीक है। तो ये तुम चीज समझो, और तुम बेसिकली इस चीज को समझ सकते हो कि हाँ, तुम्हारा जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव जब भी हो है नेगेटिव, वो रिडक्शन है, और पॉजिटिव तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज तुम यहाँ से इन्फो कर सकते हो। सेकंड अपना है कोबाल्ट इज वेरी स्टेबल इन aqueous solution बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इजीली ऑक्सीडाइजेस। जैसे तुम जानते हो कि जैसे हम कोबाल्ट 3 प्लस को जानते हैं कि हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देन कोबाल्ट 2 प्लस, ठीक है। वो कोबाल्ट 3 प्लस है, उसके पास ज्यादा टेंडेंसी है कोबाल्ट 2 प्लस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने में, ठीक है। तो जब हम भी क्या होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स पे क्या होता है प्रेजेंस में, कोबाल्ट 2 चेंजेस टू कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है। कोबाल्ट 2 प्लस जो होता है तुम्हारा कोबाल्ट 3 प्लस में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के प्रेजेंस में, ठीक है। ये लिगेंड्स के प्रेजेंस में होता है, और इट इज इजिली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये क्या बोलते हैं, ये इजिली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ये इसका एक मतलब वो हो गया, तुम समझ सकते हो। अब हमारा है कि द डीपन कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन, तो ये बहुत इजीली तुम समझ सकते हो कि जब भी अगर तुम्हारे मान लो यहाँ पे बस तुम्हारी एक है, ये तो मान लो कि तुम्हारी यहाँ पे बस एक ही है, और ये कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी अनस्टेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो या तो वो तुम्हारा नो फील्ड मतलब तुम बोलो, या फिर फुल फील्ड बोलो, कोई दोनों में से एक ही है, मतलब दोनों सेम ही बोलते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये है कि जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है काफी वो अनस्टेबल माना जाता है। तो आयंस विद D1 कॉन्फ़िगरेशन have tendency to lose only one electron present in the subshell to acquire the stable D0 configuration। D0 configuration क्योंकि वो स्टेबल होता है, नॉन फील्ड होता है, उसके पहले की सारी चीजें फुल फील्ड है, तो काफी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हेंस दे आर अनस्टेबल एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो वो मतलब ये तुम समझ रहे हो, तुम मतलब काफी इजीली तुम भी देख सकते हो कि ये हो रहा है, ठीक है। 8.22 पे जाते हैं, तो वो हमें बोला व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो हमारा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएजेंट है, अपना रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है। वो एक टाइम पे वो ऑक्सीडेशन के लिए भी जाए, ऑक्सीडेशन के लिए भी जाए, ठीक है, और एक टाइम पे वो रिडक्शन के लिए भी जाए एट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द सेम substance undergoes oxidation as well as reduction, that is the oxidation number of an element increases with as well as decreases, ठीक है, इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे को मैंगनेट दिया हुआ है, और ये मैंगनेट जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये तुम देख सकते हो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का काफी अच्छा एग्जांपल है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया अपना। अब हमारे 8.23 पे, ठीक है, 8.23 हमें बोल रहा है कि विच मेटल इन फर्स्ट इज द फर्स्ट विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेंट स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज में, फर्स्ट सीरीज इन 3D जो होता है, उसमें +1 कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार, ठीक है। तो ये हमें पूछा जा रहा है। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी कोडिंग वाली लैंग्वेज लिख दी है, मैं थोड़ा CSC में ऐसे पढ़ना रहता है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब तुमको उससे झलक दिख सकता है, बट अपना तुम समझ लेना, मतलब ऐसा है, मतलब कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम +1 स्टेट दिखाता है, ठीक है। तो जो अपना कॉपर होता है, कॉपर में क्या होता है ना, हमारा कॉपर का क्या है, 3D10 4s1, ठीक है। तो जो ये वाला है ना, इसको हाफ फील्ड बनाता है, और क्योंकि ये हाफ फील्ड है, तो क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा हलचल फुल करते रहता है, और इसको हमेशा निकल, क्योंकि तुम जानते हो कि हाफ फील्ड से बढ़िया नो फील्ड या फुल फील्ड, ठीक है।
तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसको CO+ में आती है, ठीक है, तो इससे फोएस 0 हो जाता है। तो क्योंकि वो फुल फील्ड या फिर नो फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, वो ज्यादा स्टेबल हम मान सकते हैं नॉर्मल चीजों के अलावा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सीओ विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s, मतलब ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, exhibit +1 oxidation state and form CO+ ion because by losing one electron the cation of positive ion acquires a stable configuration of d orbitals, ठीक है, 3d10 हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी मतलब बेनिफिशियल होता है एलिमेंट के लिए भी, ठीक है। 8.24 पैरन, 8.24 है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसेस साइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गैसेस साइन दिया है Mn3+, Cr3+, वेनेडियम 3+, और टाइटेनियम, अच्छा टाइटेनियम, ठीक है, ठीक है। तो कंसिडरिंग द फैटिक गैसेस आएंगे, तो हम पहले एक चीज देखते हैं। Mn3+ में, मैंगनीज 3+ में हमारा क्या होगा, 3D4, इसलिए हमारा 3D4 स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, जिसमें हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम 3+ में क्या अपना 3D3 होगा, ठीक है, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम देख सकते हो। वेनेडियम 3+ में 3D2 है, उसमें तुम्हारा वही मतलब 3D2 है, तो तुम्हारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम में, और टाइटेनियम में सिमिलरली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से तुम जान सकते हो, अब हम जानते हैं कि हमारा ये जो होता है वो हमारा T2G और EG होता है, T2G और EG, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारा जो पहला है, ये ऐसा होगा। और क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि बॉन्डिंग ऐसे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली की Mn की, तो उसमें क्या होगा ना, ये इधर आएगी और बिल्कुल ये खाली। सिमिलरली तुम यहाँ पे तुम वापस देख सकते हो, आ, 3 इलेक्ट्रॉन वाले में, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले तो ये हाफ फील्ड आ रहा है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन वाले में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से तुम एक चीज समझ सकते हो, आउट ऑफ दिस तुम एक चीज देख रहे हो कि जो Cr3+ है वो काफी स्टेबल है, क्योंकि उसका T2G का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। Cr3+ काफी ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टेबल है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम आते हैं 8.25 क्वेश्चन पे। तो 8.25 क्वेश्चन बोला, गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, ठीक है। गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट द रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। फर्स्ट, द लो ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक स्लैश एसिडिक, ठीक है। सेकंड, द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट इज एक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन आयंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इस गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट फॉर द रीजन, तो हमें एग्जांपल और रीजन सजेस्ट करना है। तो फर्स्ट हम करेंगे, द लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, बिकॉज द मेटल एटम हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज द हायर वंस आर एसिडिक ड्यू टू द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो लोअर मेटल होते हैं, लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल तो बेसिक होते हैं, और जो मेटल एटम हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो बिकॉज द मेटल एटम के पास जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो काफी लो होता है, वेयर एज द हायर वंस आर एसिडिक ड्यू टू द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो हाई हाई जिसके हाई ऑक्सीजन स्टेट होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। MnO इज बेसिक वेयर Mn2O7 इज एसिडिक, यहाँ पे काफी अच्छा एग्जांपल दिया। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो लोअर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट पे आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, वेयरएज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि तुम जानते हो एक चीज की, जो आयनिक चीजें होती है ना वो बेसिक होती हैं, और जो कोवैलेंट चीज होती है वो बेसिक एसिडिक होती हैं, मीन्स इस केस में, ठीक है। तो सेकंड हम आते हैं, सेकंड हमें बोला कि अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो दो यहाँ पे दो चीजें मैटर करें। एक तो पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड स्मॉल साइज है, ठीक है, और थर्ड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीन चीजें
जिसके कारण ये दो जो है ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो भी करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम शो एन ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ +6 इन OSF6 एंड वेनेडियम शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ V2O5। ठीक है, +5। तो ये चीज तुम नोटिस करो कि ये होता है, मीन्स इस दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, कि इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रही है। ठीक है। थर्ड है द ऑक्सोमेटल anion have highest oxygen state. Example, chromium Cr2O72 minus has an oxidation state of +6, where Mn in MnO4 has an oxidation state of +7। ठीक है। हमारे यहाँ पे बोला कि हाईएस्ट ऑक्सीजन आयंस जो होते हैं उनमें वही, मतलब ऑक्सीजन आयंस का ऑक्सीजन से ही बन रहा है। तो ये सब चीज होते हैं ना, ऑक्सीजन आयंस, ये सब चीज मतलब वही है, सेम रीजन। हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज। और थर्ड अपना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज सबसे ज्यादा वैरी करती है। ठीक है। अब हम आते हैं 8.26 नंबर क्वेश्चन पे। इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट K2R2O7 फ्रॉम क्रोमाइटोर, सेकंड KMnO4 फ्रॉम पायरोसिलाइटोर। ठीक है, पायरोल्यूसाइटोर। तो फर्स्ट है, तो ये तो इजी चीज है क्योंकि ये तुम्हारे को बुक में ऑलरेडी गिवन है और मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये चीज को। तो तुम इसको बना एक बार बस अपने एनसीईआरटी से थॉरोली याद कर लेना, थॉरोली याद कर लेना। ठीक है, ये भी थॉरोली रिमेम्बर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। काफी बार इसमें मेन से सवाल पूछे हैं और काफी का मतलब ये एक चीज तुम जानो कि ये सब और लाइक ये सब तुम्हारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मेटलर्जी से कनेक्टेड है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारी एट दी एंड, कि तुम कनेक्ट कर पाओ चीजों को। मतलब अगर तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे सवाल एट दी एंड नहीं बनने वाले, कनेक्ट कर पाओगे तभी होगा कुछ। ठीक है। कनेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर हेल्प्स टू फॉर योर डेवलपमेंट। ठीक है। तो एक तो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा खुद से कॉन्फिडेंट हो पाओगे उस चीजों में। ठीक है। तो 8.27 पे आते हैं वाटर एलॉयज। नेम एन एलॉय विच कंटेन लैंथेनॉइड मेटल, मेंशन इट्स यूजेस। ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो, एन एलॉय इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट नॉन मेटल्स और मेटल्स। ठीक है। तो ये जो अपना है, ये हम एलॉय का डेफिनेशन हो गया कि एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल शायद ही मतलब है ऐसा, ठीक है, उस पर एलॉय नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। ये दो केसेस हैं। ठीक है। तो मिक्स मेटल जो होता है अपना, वो एलॉय होता है सीरियम, लैंथेनियम, नियोडीनियम, आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम। इट इज यूज इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ जेट इंजन। काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ये मिक्स मेटल। ठीक है। इसलिए इसमें मतलब काफी अच्छे से मतलब एलॉय का काफी अच्छे यूज है एक्चुअली। मतलब तुम्हारे स्टेनलेस स्टील से लेके सब सब चीज तक मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, खासकर एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी ज्यादा वो रस्ट होता है उसमें। तो एल्यूमिनियम के ऊपर गैल्वेनाइजेशन ये सब प्रोसेस की जाती है ताकि वो उस चीज को रोके जाए। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन नहीं बोलेंगे कि वो एलॉय है, बट मीन्स एक तरीके से समझो कि एलॉय से काफी चीजें स्टेनलेस स्टील जैसे मान लो कि तुम्हारा स्टेनलेस कभी रस्ट नहीं करता। ठीक है। बट एक्चुअली वो तो है तो आयरन ही ना। आयरन को दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया है ताकि उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज ऐसे हर एक मेटल की इंटैक्ट रहती है। कंबाइंड प्रॉपर्टीज जो बाहर आती है ना, तो उसमें ना रस्टिंग नहीं होता। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो काफी अच्छा रिप्लेसमेंट हो गया आयरन का ऑन ब्रिजेस, क्योंकि आयरन जब वो करती है, आयरन जब रस्ट करती है ना, ठीक है, आयरन जब रस्ट करती है तो वो काफी वीक हो जाती है, क्योंकि रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग हो गया कि वो आयरन को सड़ा रहा है, वो आयरन गल रही है, आयरन जो होता है ना गल जाता है, सड़ जाता है। तो आयरन वो वो क्या बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है। तो वाटर द अब ये चीज हमारी हो गई। अब वाटर टू 8.28 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो ये 29, 49,
74, 95, 102, 104। ठीक है, ठीक है। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबसेल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें बोलते हैं कि जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबसेल में आए। ठीक है, एफ सबसेल में आए। ठीक है, तो ये एलिमेंट इंक्लूड करते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 58 टू 71 और 90 टू 103। ठीक है, 90 टू 103। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 58 से 71 के बीच में 59 आ रहा है, और फिर उसके बाद हमारा 92 103 होता है ना, 95 और 102। तो ये तीन एलिमेंट हमारे इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 8.29 क्वेश्चन पे। 8.29 क्वेश्चन है, वो हमें बोला कि द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स है वो शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। मतलब लैंथेनॉइड जो होते हैं ना, वो +2 +3 +4 मैंने बताया, क्योंकि 4f 5d और 6s में काफी कम एनर्जी गैप होता है। वेरएस तुम वही चीज देखो कि एक्टिनॉइड में +3 +4 +5 +6, ठीक है, +7 तक जाती है, क्योंकि उनके जो 5s 6d और 7s ऑर्बिटल होते हैं, उनके बीच के जो एनर्जी गैप होती है वो बहुत कम होती है। तो उनमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंशिएशन में। ठीक है, लैंथेनॉइड लैंथेनॉइड जो तुम्हारा होता है वो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और एक्टिनॉइड तुम्हारा है वो मतलब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, और इस दोनों की केमिस्ट्री में मतलब मेन जो इनकी, अगर तुम केमिकल डिफरेंस देखो तो ये सबसे बड़ी केमिकल डिफरेंस है। ठीक है, और 30th क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे पूछा है विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। लास्ट ऑक्सीडे मतलब एलिमेंट जो हमारे एक्टिनॉइड का है वो हमारा होता है लॉरेंशियम। लॉरेंशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 103। ठीक है, 103 होता है, और इसका जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेस करके लिखें तो हमारी ये आएगी 7s2 से दो इलेक्ट्रॉन और Cg1 से, तो मतलब +3। ठीक है, +3 के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये मतलब पॉसिबल दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 31st क्वेश्चन बोला है यूज हंट्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम 3+ आयन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट सीरियम 3+ आयन, सीरियम सॉरी ये सीरियम है, सीरियम का CS होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनोली फॉर्मूला। तो जैसे हम सीरियम का जानते हैं, फिर हम जानते हैं कि हंट्स रूल से कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने पहले क्वेश्चन उसी तरीके से बताया है, तो वो एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, तो जो सीरियम हो गया Z = 58, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है Xe 54 4f4 5d1 6s। ठीक है, तो ये सीरियम की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो सीरियम 3+ की जो होगी वो होगी 4f4। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि n = 1, तो यहाँ पे बस एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4f4 नहीं 4f1 है, सॉरी। तो यहाँ पे जो तुम देख सकते हो कि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो आएगी 4 × 3 12, दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। सॉरी, 1 × 3 दैट इज 3, दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। ठीक है, अब हम चलते 8.32 एक क्वेश्चन पे। 8.32 में बोला नेम द मेंबर्स ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोस विद प्लस which exhibit +2 oxidation state, try to correlate this type of behavior with electronic configuration of this element। दिस एलिमेंट क्या है, Ce, सीरियम, Pr और Tb। ठीक है, इनके साथ हमें कोरिलेशन बैठाना है। तो सबसे पहले तो +4 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी होती है Ce की 58 होती है, Pr 59 होता है, और Tb 65 होता है। वही 2D ऑक्सीडेशन स्टेट होता है न्यूडीनियम 60, Sm 62, ल्यूपियम 63, Tm और यूट्रिबियम 70। ठीक है, तो ये हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये लैंथेनॉइड की बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो इन जनरल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना हमारा, एग्जिबिटेड विद एलिमेंट्स विद कॉन्फ़िगरेशन 5d06s2। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करता है,
मेजोरिटी में दिखता है, ठीक है, मेजोरिटी में ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है इस केस में। सो दैट द टू इलेक्ट्रॉन में इजिली लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजिली लॉस हो जाते हैं और एक स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलरली तुम तो देखोगे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है इज शोन बाय द एलिमेंट्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 और 4f, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 के पास, मतलब 4f4 या मतलब यहाँ पे 7 होती है ना, तो यहाँ पे तुम्हारी 4f11 भी बोल सकते हो। तो ये सारे एलिमेंट्स की ना क्या बोलते हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे, आइदर 4f0 4f7 या फिर तुम 4f11, मतलब ये मतलब 4f7 या 4f0 4f7 दोनों के लिए, ठीक है। मतलब मैं वही बोल रहा था कि 4f4 या 4f11 टाइप के एलिमेंट्स ही प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 8.32 हो गया। अब हमारे 8.33 पे 8.33 बोला, कंपेयर द chemistry of actinoids with that of lanthanoids with reference to first electronic configuration and oxidation state, third chemical reactivity of both oxidation state, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया कि एक्टिनॉइड्स की होती है +3 से लेकर +7 तक, और लैंथेनॉइड्स की होती है +2 से +4 तक, ठीक है। तो एक्टिनॉइड की होती है +3 से +7, ठीक, इनके बीच में होती है, और लैंथेनॉइड की होती है +2 से +4। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तुम ये चीज पे देख सकते हो। सेकंड हमारा आता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे तो ये एक्टिनॉइड्स होते हैं वो हमारे 5s सीरीज होती हैं, और लैंथेनॉइड हमारे 4s सीरीज पे आती हैं, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। थर्ड हमारा केमिकल रिएक्टिविटी की बात आती है, तो एक्टिनॉइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लैंथेनॉइड्स से। एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स, ठीक है। और ऊपर मैंने ये चीज डिस्कस भी की, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। 8.33 हमारा हो गया। अब हमारे 8.34 पे, ठीक है, 8.34 पे हम आते हैं। 8.34 हमें बोल रहा है कि व्हाट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 61 91 101 109। इसके लिए तुम सबसे ज्यादा हेल्प ले सकते हो, मतलब जो चैप्टर में गिवन चार्ट्स हैं, चार्ट्स और टेबल्स, ठीक है। ये चैप्टर में तुम्हें गिवन है, इनकी हेल्प से तुम एक बार लिख लो, और तुमको एक चीज पता चले कि ये सब में से कुछ कुछ ना, ये एक्सेप्शन एलिमेंट्स है, जिसमें तुम देखोगे कि, जो तुम्हारी ये पहले क्या होती थी, तुम्हारी 4f5 5d0 6s2, जबकि 6s2 सबसे बाहर वाला एलिमेंट होगा, पर भी वो क्या होगा, 5d फिल नहीं होगा, तो ये तुम्हारी एक्सेप्शन वाली है। ये काफी अच्छे से तुम इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और क्योंकि ये मेन से पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज को तुम अच्छे से कर लो, ठीक है। ये सबकी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। 8.35 है, कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट सीरीज और ट्रांजिशन मेटल with those of second and third series metal with respect to vertical columns. Give special emphasis on the following points: first, electronic configuration; sixth, oxidation state; third, ionization enthalpy; fourth, atomic sizes, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम जनरली हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल होता है ना, वो 3d5 4s1 मतलब क्रोमियम का है, और कॉपर का होता है 3d10 4s1। बट सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट विथ्रियम, उसका होगा 4d1 5s2, ठीक है, 4d1 5s2। न्यूबीडियम का हो गया 4d1 5s1। मोलिब्डेनम का हो गया 4d5 5s1। पोडियम का हो गया 4d1 5s1, ठीक है। और रोहिडियम का हो गया 4d5 5s1। पलेडियम का हो गया 4d10 5s0। तो यहाँ पे तुमको काफी एक्सेप्शनल दिख जाती है, मतलब फर्स्ट सीरीज में उतनी एक्सेप्शनल नहीं है, फर्स्ट सीरीज में उतनी एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड सीरीज जो तुम्हारी स्टार्ट होती है ना, उससे काफी सारे एक्सेप्शन आते हैं, और तुमको उस हर एक एक्सेप्शन को दिमाग में ध्यान रखना है, और खासकर जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिलेटिवली ज्यादा बार पूछेगा, ठीक है। तो उन सब चीजों को देख लेना। सेकंड तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम जनरली शो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द ईच सीरीज इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम एंड्स। तो मतलब देखो,
मैक्सिमम एट मिडिल, ऑक्सीजन स्टेट होता है जो मैक्सिमम एट मिडिल होता है, और मैक्सिमम एट मिडिल, मिनिमम एट एंड, मिनिमम एट एंड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिकल बिहेवियर है। ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द सीरीज जनरली इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने में क्या होती है कि हमारी एंथैल्पी इंक्रीज करती है, बिकॉज तुम्हारी डी ऑर्बिटल बढ़ रही है और एलिमेंट उससे निकालना ज्यादा मुश्किल हो रहा है रेदर देन एडिंग इट। ठीक है, तो वो चीज के कारण यहाँ पे क्या होती है कि हमारी एंथैल्पी बढ़ रही है आयनाइजेशन की। The first analysis of segment or second series are higher, with some of them having lower value than the elements of third series। ठीक है, मतलब फोर्थ सीरीज में ऐसे आया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थ्री डी सीरीज से भी ज्यादा है। ठीक है, और however first ionization enthalpy of third 5D series are higher than those of third and 4D series। This is because of weak shielding nucleus by 4F and 5D series। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गई तुम्हारे लिए, ये याद कर लेना। फोर्थ, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज तुम जैसे जानते हो कि लेफ्ट से राइट जाते जाते वो घटता है। ठीक है, और सिमिलरली तुम जा रहे हो टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम में क्या है कि तुम्हारे तो पहले क्या बोलते हैं, अगर तुम जनरल टर्न देखो तो बढ़ना चाहिए, पर क्या होता है कि 4F और 5F कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो जो अपने 4D सीरीज और 5D सीरीज होती है वो दोनों की साइज काफी ज्यादा हद तक सिमिलर होती है। ठीक है, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उस कारण से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो 3D छोटा, फिर 4D इक्विवेलेंट टू 5D, इक्विवेलेंट तो हम बोलेंगे 6 सीरीज और 7 सीरीज। ठीक है, मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, ज्यादा साइज की डिफरेंस नहीं होती। 8.36 में आते हैं। राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, टाइटेनियम 2 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, मैग्नीज 2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, CO2 प्लस, NF2 प्लस, CO2 प्लस। Indicate how would you expect the 5 3D orbitals to be occupied for this hydrated ions octahedral। तो तुम्हारी ये इस चैप्टर का और सॉलिड स्टेट का मिक्स क्वेश्चन है, तो तुम्हारे को यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइटेनियम 2 प्लस है उनमें हमारे 3D2, नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो हैं, नंबर ऑफ अनपेड यहाँ दो पे है। तो यहाँ पे जो हमारा EG और T2G जैसे फिल होगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके से फिल हो रहा है। ठीक है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं वैनेडियम 2 प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, CD3 होती है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सारे वो T2G में फिल होंगे। ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस में भी तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर स्ट्रक्चर इसी तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, फोर्थ अपना है मैग्नीशियम 2 प्लस, उसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, T3G और E2G कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। Fe2 प्लस हुआ 3D6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6, तो सारे एलिमेंट ऐसे बैठेंगे, और क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो जाएंगे, एक्चुअली ये नहीं है, तो यहाँ पे इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें बस एक पेड इलेक्ट्रॉन है। Fe3 प्लस में सिमिलर तुम देखोगे तो तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली कोबाल्ट 2 के साथ होगा 3D7 इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें बस 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रेनियम 2 प्लस, तो निकल 2 प्लस में क्या होगा कि 3D8, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बस दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जब हम इसको अरेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नाइन्थ नाइन्थ अपना कॉपर 2 प्लस, तो उसमें हमारा D9 कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो बस हमारे यहाँ पे बस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बस एक इसको चाहिए तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारी दिख रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 8.36 क्वेश्चन हो गया, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली करोगे तो तुम्हारे से सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन लगता है। तो comment on the statement that the element of first transition series possesses many different properties from those of heavier transition elements। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो समझो कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस चीज को हम करते हैं। तो ये हम क्या है कि द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू फोर्थ डी, फिफ्थ डी, सिक्स डी ट्रांजिशन सीरीज।
Their properties are expected to be different from the element belonging to the first 3D series due to the specific reason. First, the atomic radii belonging to 4D and 5D series are more due to the greater number of electrons shell. However, the difference in 4D and 5D transition limits are completely less because of length and contraction. तो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 3D का साइज है वो काफी कम होगा रिलेटिवली विद 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। और 4D और 5D सीरीज के काफी मतलब सिमिलर होते हैं इन मतलब कंपेरेटिवली देखो तो। सेकंड अपना बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग the melting point and boiling point of the elements of 4D and 5D series are relatively higher than 3D series, ठीक है। ये हमें बता रहा है 3D इस कंपैरिजन में, ठीक है। Ionization enthalpies are expected to decrease as we move from one series to another. However, the value of elements of 5D series are higher as compared to the elements belonging to other two series due to lengthen और contraction. काफी सारी density increase होती है इनकी और most dense elements are found in this series only, ठीक है। Actually, the atomic size decreases on account if effective nuclear charge increases. As a result, there is an increase in ionization energy of in case of 3D elements, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि साइज कम होने पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, और रिजल्ट होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3D एलिमेंट में बढ़ता है बट 4D और 5D में उतना नहीं बढ़ता, ठीक है। और रिलेटिव 5D देखो तो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है इस चीज से। What can be inferred from the magnetic moments of the following complex species? तो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है K4 M1 CN6 का मैग्नेटिक मोमेंट 2.2 है, इसका 5.3 है और इसका 5.9 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट से हम ये निकाल सकते हैं कि हम यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट से ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो जो हमारे K4 है ये वाली जो पहली वाली है, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो हमारी 2.2 के मतलब 2.2 के आसपास आ रही है। तो उसका हम ये कह सकते हैं कि जो 2.2 के आसपास आ रही है तो इट्स मोर मतलब ऐसा है कि इट हैज ओनली वन इनपेड, जबकि 1.73 का सबसे पास में, ठीक है। व्हेन Cn माइनस लिगेंड अप्रोचेस Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन द 3D एलिमेंट ऑर्बिटल पेयर्स अप, ठीक है। तो बस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो पेयर कर लेता है। तो इसके हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है जो कि D2sp3, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। Hence Cn minus is strong ligand and the hybridization is D2sp3 forming inner orbital octahedral complex, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कैसे हो, क्योंकि इनर आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है, अगर हम ऐसे लिखे sp3d2 sp3d2, तो तुम्हारी इनर ऑर्बिटल है और ये D2sp3 तुम्हारी ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। सेकंड अपना है FeS2, इसका जो तुम्हारे को बोर मैग्नेट्रॉन दिया है वो 5.3, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Also, the 3D electron do not pair with the H2 molecule approach. Thus, H2 is the weak ligand. तो हमारा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो H2 है वो काफी वीक लिगेंड है, ठीक है। और वो तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो जाके हाइब्रिड वो उसके साथ हाइब्रिडेशन करता है sp3d2 में, ठीक है, फॉर्मिंग आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिमिलरली ये K2MnCl2 में क्या है कि जो तुम्हारा K2 है और Cl है, Cl भी तुम्हारा वीक लिगेंड में ही आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें 5.92 है ना, तो इसका जो बोर मैग्नेट्रॉन है वो इसके बराबर आ रहा है, क्या बोलते हैं 5.92, 5 के, हाँ तो 5.92 के आसपास है ना। तो ये तुम्हारे इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे एक और चीज दी हुई है ना कि क्लोरीन जो है वो भी की गई है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4s2 4p, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो हाइब्रिडेशन होगा ना वो तुम्हारा sp3 होगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इसको दूसरे चीज मतलब डी के साथ करने के लिए, बिकॉज ऑफ द वीक लिगेंड वो मोड़ नहीं पाता डी ऑर्बिटल्स के उसको, ठीक है। तो अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।